हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि यूनिट 3 हमारा सारा टॉपिक्स कवर अप हो जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट में शॉर्ट रन कर्व्स देखेंगे, फिर इसके आगे लॉन्ग रन कर्व्स भी है, उसे भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं शॉर्ट रन कर्व्स। ठीक है, तो शॉर्ट रन टाइम होता क्या है, पहले इससे समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। In the short run, the quantity of at least one input is fixed and the quantities of the other inputs can be varied. ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता है कि एटलीस्ट किसी एक इनपुट का जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड होता है और अदर्स का वेरी कर सकता है ना, वेरी करता है। इन द शॉर्ट रन पीरियड फैक्टर्स सच एज लैंड एंड मशीनरी रिमेन द सेम। ठीक है, शॉर्ट रन पीरियड में कुछ कुछ फैक्टर्स का लाइक लैंड एंड मशीनरी, इनका जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो सेम रहता है। इन द शॉर्ट रन द एक्सपेंशन इज डन बाय हायरिंग मोर लेबर एंड इंक्रीजिंग कैपिटल। ठीक है, शॉर्ट रन में एक्सपेंशन कैसे होता है, तो मोर अधिक से अधिक लेबर को हायर करके और उनका कैपिटल में इंक्रीज करके। ठीक है, फिर है कॉस्ट इन शॉर्ट रन। अब देखिए क्या क्या कॉस्ट होते हैं शॉर्ट रन में। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जिसे हम टीएफसी कहते हैं शॉर्ट में, है ना। It refers to the costs that remain fixed in the short period. This cost do not change with the change in the level of output. ठीक है, आउटपुट के लेवल चेंज होने पर ये चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंटरेस्ट एंड सैलरीज। ठीक है, ये हमेशा सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। फिर हो गया आपका नेक्स्ट है दीज कॉस्ट आर ऑल्सो। अच्छा हाँ, इस कॉस्ट को और भी किस नाम से जानते हैं, तो सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, आप इसके ये अदर नेम को भी अच्छे से देख लो। फिर देखिए ये डायग्राम से देख सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे ये इसका फिगर हो गया। ठीक है, आपका टीएफसी का टोटल फिक्स कॉस्ट का फिगर ये हो जाएगा, है ना। और ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, ये कॉस्ट यहाँ जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। वाई? बिकॉज देखिए कभी भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट रेफर्स टू कॉस्ट दैट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के चेंजेस पे, प्रोडक्शन के लेवल चेंजेस पे चेंज होता है ये, है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो है टीबीसी। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट incurred on purchasing raw material, hiring labor and using electricity। ठीक है, ये चेंजेस, इसमें चेंजेस तो हो सकता है ना, तो यही हो गया। फिर दीज कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, इसको क्या और किन के नाम से जानते हैं, तो प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं और इसे हम अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, इसका फिगर आप देख सकते हो, ये तो जीरो से ही स्टार्ट होता है, ये टीबीसी हो गया, यहाँ कॉस्ट हो गया, यहाँ आउटपुट हो गए। ठीक है, अब देखिए ये जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम अपना हमारा कोई कंपनी है या शोरूम है, अगर हम उसे 10 दिन के लिए बंद रख रहे हैं, ठीक है, तो उन 10 दिनों में तो ना रॉ मटेरियल यूज होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा और ना ही कोई प्रोडक्शन होगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, फिर जब हम 10 दिन बाद आफ्टर 10 डेज जब हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस भी कंटिन्यू करते हैं, तो वो जो 10 डेज तो वेस्ट गया ना, तो फिर तो हमें जीरो से शुरू करना होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट, टीसी। इट इन्वॉल्व्स द सम ऑफ टीवीसी एंड टीवीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। ठीक है, दोनों का सम होता है ये टोटल कॉस्ट। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। TC also changes with the changes in the level of output as there is a change in TVC। ठीक है, TVC आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट में बोल रही हूँ तो आप समझ ही जाओगे फुल फॉर्म क्या था जो हमने अभी पढ़ा। फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC। इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है,
प्रोडक्शन का जो पर यूनिट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होता है उस पे उसको रेफर करता है ये. इन अदर वर्ड्स AFC implies fixed cost of production divided by the quantity of output produced. Okay, it is calculated as AFC equals to TFC by output. TFC is constant as production increases, thus AFC falls. Okay, चलिए. फिर नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. It refers to the per unit variable cost of production. It implies organization's variable cost divided by the quantity of output produced. It is calculated as ABC equal to TVC by output. Initially, ABC decreases as output increases. ठीक है, शुरुआत में जो ABC है वो डिक्रीज होता है आउटपुट के इंक्रीज होने पे. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ABC increases with respect to increase in output. फिर एवरेज कॉस्ट. It refer to the total cost of production per unit of output. AC is calculated as AC equal to TC by output. ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम AC को. AC is also equal to the sum total of AFC and ABC. AC curve is also U shape. ठीक है, AC का जो कर्व होता है, एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होता है वो हमेशा U shape में होगा, है ना. इनसे भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप ध्यान रखें इसे. और इनिशियली U-shaped curve as average cost initially decreases when output increases and then it increase when output increases. ठीक है, फिर आपका है marginal cost. It refers to the addition to the total cost for producing an additional unit of the products. Okay, marginal cost is calculated as MC equals to TCN equals to TCN minus 1. यहाँ n क्या है, तो number of unit produced. Okay, it is also calculated as MC equals to TC by output. MC curve is also in U-shaped curve as marginal cost initially decreases as output increases and afterwards it rises as output increases. ठीक है, decreases का डायग्राम आप देख सकते हो, ये हमेशा U-shaped में रहता है. ठीक है, यहाँ कॉस्ट हो गया, यहाँ आपका आउटपुट हो गया, EFC, ABC, MC, AC. ठीक है, ये हमेशा U शेप में रहता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. अब थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हम लॉन्ग रन कर्व्स देखेंगे. पहले हमने शॉर्ट रन कर्व्स देखा, अभी लॉन्ग रन कर्व्स देखेंगे. तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है लॉन्ग रन का वो समझते हैं. The long run refers to that time period for a firm where it can vary all the factors of production. Okay, thus the long run consists of variable inputs only and the concept of fixed input does not arise. The firm can increase the size of the plant in the long run. ठीक है, firm जो है वो आपका plant in firm जो है वो increase कर सकती है size है ना plant का long run में. Okay, long run total cost. Long run total cost refers to the minimum cost of production. It is the least cost of producing a given level of output. Thus, it can be less than or equal to the short run average cost at different levels of output, but never greater. ठीक है ना, greater नहीं होता कभी भी. It envelopes the SRTC curves. Long run average cost curve. Long run average cost curve can be defined as the average of the LTC curve or the cost per unit of output in the long run. It can be calculated by the division of LTC by the quantity of output. Graphically, LAC can be derived from the short run average cost, ठीक है, SAC curves. It is also called envelope curve and planning curve. फिर है long run marginal cost. Long run marginal cost is defined at the as the additional cost of producing an extra unit of output in the long run, means when all inputs are variable. The LMC curve is derived by the points of tendency between LAC and SAC. फिर है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स. ठीक है, इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन देखेंगे. पहले देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन को समझेंगे और फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या आता है. देखिए तीन टाइप के कंपटीशन आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. ठीक है, तो पहले मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन देखते हैं. इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर there are large number of buyers and sellers sell homogeneous product.
एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या है? एक जैसा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन जो है वो ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और सेलर्स जो है वो सेल करते हैं एक टाइप के प्रोडक्ट्स को, ठीक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अंडर दिस ओनली वन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्रिवेल्स इन द मार्केट, ठीक है, और प्राइस जो है वो भी सेम रहता है सारे प्रोडक्ट्स का। फिर आपका फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं? देखिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इसमें, होमोजेनस प्रोडक्ट्स होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है सेलर्स को, एंड बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज होता है ना प्रोडक्ट्स का। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है इसमें, परफेक्ट मोबिलिटी होता है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है ना, एंड लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड सेम प्राइस, सारे जो प्रोडक्ट्स का प्राइस सेम होता है, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हो गए, सभी क्वेश्चंस आते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, प्योर परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस क्या है? फिर अंडर प्योर कंपटीशन टू कंडीशंस ऑफ परफेक्ट आर नॉट फुलफिल्ड, एंड परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, ठीक है, एंड वाइटल कंक्लूजन ऑफ परफेक्ट कॉस्ट फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर। मतलब जो कॉस्ट इंडस्ट्री ने फिक्स्ड कर दिया है उसी में सेल करना होता है इनको, ठीक है। आपका प्योर प्योर कंपटीशन। फिर डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कॉस्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, आर इक्वल टू MR, दैट इज व्हाई अ फर्म operates in the long run at the level of output where AC equal to MC and MC is lowest, ठीक है, AC equal to MC होता है और MC इसमें lowest होता है, मीन्स मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो लोवेस्ट होता है। फिर है टाइम एलिमेंट इन परफेक्ट कंपटीशन, इसमें क्या क्या होगा? तो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड होता है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड को देखेंगे, इट रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड इन विच सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, ठीक है, so that the price prevails under this period is market price. फिर आपका है शॉर्ट पीरियड, इट रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड इन विच सप्लाई कैन बी इंक्रीज अप टू स्पेसिफिक लिमिट, सो द प्राइस प्रिवेल्स अंडर दिस इज सब नॉर्मल प्राइस, ओके। फिर है लॉन्ग पीरियड, it refers to that time period in which supply of commodity can be increased or decreased according to changing demand. The price prevails under this is normal price, ठीक है, इसमें प्राइस जो है वो नॉर्मल रहता है, और अकॉर्डिंग टू डिमांड ये डिक्रीज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। And very long period में it refers that time period in which basic changes can be occurred in both demand and supply, so the price prevails under this is सेक्युलर प्राइस, ओके। देखिए, फिर हम देखेंगे मोनोपोली मार्केट, है ना। मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, किसी कमोडिटी का सिर्फ एक ही सेलर होता है मोनोपोली मार्केट में, है ना। एंड देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर द कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस, एंड देर आर बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है, एंट्री में भी यहाँ बैरियर्स होते हैं, और कोई और सब्सटीट्यूट्स नहीं होता उसमें, एक ही सेलर होता है। अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, ठीक है, फर्म इंडस्ट्री में के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है मोनोपोली मार्केट में। फिर है फीचर्स ऑफ मोनोपोली, क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो वन सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, सेलर एक होते हैं, बायर्स का नंबर जो है बहुत लार्ज होता है इसमें। द मोनोपोलिस्ट फर्म इज ओनली फर्म, इट इज एन इंडस्ट्री, बट द नंबर ऑफ बायर्स इज अज्यूम टू बी लार्ज, ठीक है, सेलर एक ही होता है, बायर का जो नंबर है वो काफी ज्यादा हो सकता है और होता है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, देयर शैल नॉट बी एनी क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट। द क्रॉस इलास्टिसिटी of demand between the product of the monopolies and other must be negotiable or zero, and difficulty or entry of new firms, ठीक है, there are either natural or artificial restrictions on the entry of the firm into the industry even when the firm is making abnormal profits, ठीक है, यहाँ एंट्री में भी काफी कुछ आपके ऑब्स्टेकल फेस करने होते हैं, है ना, एंड न्यू फर्म को एंट्री नहीं दिया जाता है इसमें मोनोपोली मार्केट में। फिर मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री,
मोनोपोली एक इंडस्ट्री भी है ना. अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली वन फर्म विच कंस्टिट्यूट्स द इंडस्ट्री. डिफरेंस बिटवीन फर्म इंडस्ट्री कम्स टू एन एंड. ठीक है, तो इसमें डिफरेंस नहीं होता है. ये इंडस्ट्री भी होती है, खुद में एक इंडस्ट्री होता है मोनोपोली मार्केट. फिर है प्राइस मेकर. Under monopoly, monopolist has full control over the supply of the commodity, but due to large number of buyers, demand of any one buyer constitutes an infinitely small part of the total demand. Therefore, buyers have to pay the price fixed by the monopolist. फिर a condition of equilibrium under monopoly. ठीक है, जहाँ MC equals to MR होता है, MC cuts MR from below. फिर है price determination under monopoly. Under short period, a monopolist can earn normal profit, supernormal profit, and minimum loss. Under long period, he can earn only supernormal profit. And he can earn supernormal profit equals to when AR greater than AC. Normal profit when AR equal to AC. And minimum loss when AC minus ABC. ठीक है, लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, लॉन्ग रन कैसे फाइंड करेंगे, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू AR ग्रेटर देन LSE. फिर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ selling strategy that charges customers different prices for the same product or services based on what the seller thinks they can get the customer to agree to. In more common forms of price discrimination, the seller places customer in groups based on the certain attributes and charges each group certain attributes and charges each group a different price. ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा आपको, जब एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस रखा जाए ना. Whether price discrimination works as for the how long various groups are willing to pay different price for the same product depends on the relative elasticities of demand in the sub-markets. Consumers in a relatively elastic sub-market pay a higher price, while those in a relatively elastic sub-market pay a lower price. Types of price discrimination, इसके क्या क्या types होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के. First degree price discrimination. First degree discrimination or perfect price discrimination occurs when a business charges the different price for each unit consumed and price is fixed on the consumer's willingness to pay because vary among units. That is why here no consumer surplus is enjoyed. Okay. Here is second degree. Second degree price discrimination. Second degree price discrimination occurs when a company charges a different price for different quantities consumed, such as quantity discounts on bulk purchases. Third degree price discrimination हो गया. Third degree price discrimination occurs when company charges a different price to different consumer groups. Okay. For example, theater may divided movie tickets into seminar adults and सीनियर्स, अडल्ट एंड चिल्ड्रन. ठीक है, डिफरेंट टिकट्स प्राइस रखते हैं ना थिएटर्स में. ईच पेइंग अ डिफरेंट प्राइस व्हेन सीइंग द सेम मूवी सेम देखना है सबको, बट प्राइजेस सबके लिए डिफरेंस रखे जाते हैं. तो यही हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल. फिर है मोनोपोलिस्टिक मार्केट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ कीन कंपटीशन. ठीक है, कंपटीशन कीन होता है यहाँ, and among a group of a large number of small producers or suppliers having some degree of monopoly because of the differentiation of their products. In short, we can say that a market with a blending of monopoly and competition is also monopolistic competition or imperfect competition. इसके features हो गए. It has large number of buyers and sellers. Product discrimination होते हैं इसमें, और freedom to entry and exit ना, entry and exit में freedom होता है. Selling cost, imperfect knowledge होते हैं. Customers के पास ना knowledge नहीं होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड कि किसका क्या प्राइस होना चाहिए, क्या क्वालिटी है, क्या है उसमें. कस्टमर्स के पास नॉलेज नहीं होते हैं. एंड नॉन प्राइस कंपटीशन.
फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एम आर इक्वल टू MC curves cuts MR from below. Points to be remember, under monopolistic competition there are many firms producing a commodity, the groups of firms known as group. There are types of oligopoly market: open versus closed, parties versus full, perfect versus imperfect, syndicated versus organized, and collusive versus non-collusive. ये टाइप्स हुई ओलिगोपोली मार्केट के. ओलिगोपोली हम आगे पढ़ेंगे. तो देखिए ओपन वर्सेस क्लोज, देखिए दिस classification is made on the basis of freedom to enter into the new industry. ठीक है. And open oligopoly is the market situation where the firm can enter into the industry anytime it wants, whereas in the case of a closed oligopoly, there are certain restrictions that act as a barriers for a new firm enters into the industry. फिर है partial versus full. This classification is done on the basis of price leadership. The partial oligopoly refers to the market situation whereas one large firm dominates the market and is looked upon as a price leader. Whereas in full oligopoly, the price leadership is absence. Here, perfect versus imperfect. This classification is made on the basis of production differentiation. The oligopoly is perfect and pure when the firm deal in the homogeneous products, whereas the oligopoly is said to be imperfect when the firm deal in heterogeneous products, means products that are close but are not perfect substitutes. It is syndicated versus organized oligopoly. This classified is done on the basis of degree of coordination found among the firm. When the firm come together and sell their products with a common interest is called as a syndicate oligopoly. ठीक है, I hope आपको clear हुआ होगा. Whereas in the case of an organized oligopoly, the firms have a certain associated for fixing the prices, outputs and quotas. Okay. Here, collusive versus non-collusive oligopoly. This classification is made on the basis of agreements or understanding between the firms. In collusive oligopoly, instead of competing with each other, the firms can come together and with the concession of all fixed and price in the outputs. Whereas in the case of a non-collusive oligopoly, there is a lack of understanding among the firms and they compete against each other to achieve their respective targets. फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोपोली मार्केट. ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट होता क्या है? ओलिगोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट in which there are a few sellers selling both homogeneous and heterogeneous goods. ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि कुछ सेलर्स होते हैं उसमें, है ना, कुछ ही सेलर्स होते हैं और वो दोनों टाइप के गुड्स को सेल करते हैं ना, होमोजेनसली और हेट्रोजेनसली. ठीक है. एंड ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू. ठीक है, इसको कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू भी कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, क्योंकि वहां पे कुछ ही कॉम्पिटिटर्स रहते हैं ना, कुछ ही अपने सेलर्स रहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली. ठीक है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. इसमें फ्यू फर्म्स होते हैं. अंडर ओलिगोपोली देयर आर फ्यू लार्ज फर्म्स ऑल्दो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फर्म्स इज अनडिफाइंड. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो फर्म है वो हम नहीं कह सकते कितने होते हैं, बट फ्यू होते हैं. बैरियर्स टू एंट्री, इसमें एंट्री में बैरियर्स होता है. अंडर ओलिगोपोली अ फर्म कैन अर्न super normal profits in the long run as there are barriers to entry like patents, licenses, control over crucial raw materials etc. तो ये सब के लिए barriers लगा होता है इसमें. फिर आपका non-price competition. Firms try to avoid price competition due to the fear of price wars and hence depend on non-profit methods like advertising, after sellers services, warranties, etc. This ensures that firms can influence
demand and build brand recognition. It is independence. Under oligopoly, since a few firms hold a significant share in the total output of the industry, each firm is affected by the price and output decisions of the viral firms. ठीक है, फिर है selling cost. Since firms try to avoid price competition and there is a huge independence among firms, selling costs are highly important for competition against rival firms for a longer market share. ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. फिर है प्राइस लीडरशिप मॉडल अंडर ओलिगोपोली. ओके, डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप होता है, फिर बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप होता है, एंड फिर अग्रेसिव प्राइस लीडरशिप होता है. डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप क्या है? तो सिंगल फर्म्स dominates the entire market, other organization interest is ignored. And barometric price leadership हो गया, price leader decreases the price by assuming that other firms will also follow the price. Barometer firm just initiate the action to change the market situation. फिर aggressive price leadership. Under this, dominant firm establish its leadership by aggressive pricing policies and hence other firm to follow the same. फिर है प्राइस स्ट्रैटेजीज. टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके? डिफरेंट टाइप्स होते हैं. देखिए, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एंड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. ठीक है, ये सारे इसके टाइप्स हो गए. अब इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं. पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो गया, द प्राइस चेंज फॉर प्रोडक्ट्स एंड services is set artificially low in order to gain market share. Once this is achieved, the price is increased. For example, Reliance Jio Telecom. Okay. It is scheming pricing. Scheming pricing, price scheming sees a company change a higher price. Company charge a higher price because it has a substantial competitive advantage. However, the advantage tends not to be sustainable. The higher price attracts new competition into the market and the price inevitably falls due to the increased supply. फिर peak load pricing. The peak load pricing is the pricing strategy where in the high price is charged for the goods and services during times when their demand is at peak. ठीक है, जब डिमांड पीक पे हो तो उनका प्राइस, गुड्स का जो प्राइस है वो भी हाई चार्ज किया जाता है. ठीक है, ये पीक लोड प्राइसिंग हो गया. एंड इन अदर वर्ड्स, द हाई प्राइस चार्ज ड्यूरिंग द हाई डिमांड periods is called as the peak load pricing. The peak load pricing is widely used in the case of non-storable goods such as electricity, transports, telephone, security services, etc. Okay? फिर आपका हो गया नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन प्राइसिंग. competitive pricing consists of the selling the price at the same level as one's competitors. For example, a firm needs to price up a new coffee maker. The firm's competition sell it in $25 and the company consider that the best price for the new coffee maker is $25. So psychological pricing हो गया. This approach is used when the marketer wants the consumer to respond on the emotional, therefore then rational basis. For example, price point perspective ना PPP हो गया 0.99 cents, not $1. जैसे कि किसी चीज का प्राइस 999 रुपीज देते हैं ताकि हम लोग प्राइस को 1000 में ना समझ कर 999 का ही समझ कर ले लें ना. होता है ना, कोई चीज 1000 लगाने से वो लोगों को प्राइस ज्यादा लगती है, बट वही हम जस्ट 999 अगर उसका प्राइस लगा दे तो लोग समझते हैं अरे वाह 999 ये तो सस्ता है और उसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये सब टेक्निक होती है बिजनेस की. ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर आ गया. ठीक है, ये लोगों का साइकोलॉजी समझने का ये टेक्निक होता है ना.
चलिए, फिर नेक्स्ट है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. इट इन्वॉल्व्स setting prices based on the cost for producing, distributing, and selling the products. Also, the company normally adds a fair rate of returns to compensate for its efforts and price. ठीक है, risk. फिर हो गया bundle pricing, the act of placing several products or services together in a single package and selling for a lower price than would be changed if the items were sold separately. ठीक है, तो ये बंडल प्राइसिंग हो गया, ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो गया. ठीक है, तो ये टॉपिक्स और यूनिट 3 हमारा यही कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 देखेंगे. ठीक है, विच इज बिजनेस फाइनेंस, है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज ये वीडियो यही एंड करते हैं. सारे टॉपिक्स यहाँ कवर कर लिया मैंने. आई होप आपको समझ आया होगा. नहीं समझ आया होगा तो वीडियो पॉज करके आप फिर से देखना, अच्छे से देखना, तो चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी. अगर मेरी वीडियो से, मेरे नोट्स से थोड़ा भी हेल्प मिल रहा हो आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियोस को ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके. और अगर आपको मेरे नोट्स बाय करने हो तो आप मुझे कॉमेंट्स करके बताना. ठीक है, और ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ ना. आज का ये वीडियो यही खत्म होता है. ये यूनिट 3 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 4 स्टार्ट करूंगी. ओके, तो मैं चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती रहे. ओके, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.